हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत से जुड़े हुए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। यह वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही यूट्यूब में आ चुका है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब और हाँ, बगल में बेल आइकन को दबा लेना है ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किस भारतीय शासक ने की थी? उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में अपनी राजधानी की नींव रखी जब सलीम का जन्म हुआ था। अब सलीम कौन थे? तो सलीम अकबर के पुत्र थे। तो अतः इस स्थान को शुभ मानते हुए अकबर ने इसे राजधानी बनाने का निर्णय लिया। अब राजधानी यह बनकर पूरी तरह कब तैयार हुआ? तो सन 1572 ईस्वी से 1585 ईस्वी के बीच दौरान। इसके निर्माण का श्रेय बहाउद्दीन को जाता है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? यहां प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य के पूर्ण उत्थान काल में विजयनगर की यात्रा करने वाला इतालवी पर्यटक कौन था? और उत्तर है ऑप्शन डी, निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी विजयनगर आने वाला सबसे पहला इतालवी यूरोपीय यात्री था जो देवराय प्रथम के शासन काल में यानी कि सन 1420 ईस्वी में यहाँ पहुंचा था। अच्छा, देवराय जो थे जिनके शासन काल में आए थे, उनका शासन कितने से कितने साल तक था? तो सन 1406 ईस्वी से 22 ईस्वी तक उनका शासनकाल था। इसने विजयनगर के शहर, उसके दरबार, वहां की प्रथाओं, मुद्रा, त्योहारों तथा अन्य विषयों का विशद वर्णन प्रस्तुत किया है अपने पुस्तक में। यहां अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत का इस्लाम के साथ पहला संपर्क कब स्थापित हुआ? भारत पहले इस्लाम के साथ संपर्क में नहीं था, तो पहला संपर्क जो उनका कब इस्लाम के साथ स्थापित हुआ था? उत्तर है ऑप्शन डी, मालाबार तट पर अरब व्यापारियों के आगमन के बाद। मीर कासिम के सिंध आक्रमण से पूर्व खलीफा उम्र के समय में 636 ईस्वी में बंबई के निकट थाने की विजय के लिए एक अभियान भेजा गया, परंतु वह सफल रहा। इसी अभियान के दौरान भारत के लोग सर्वप्रथम इस्लाम के संपर्क में आए थे 636 ईस्वी में। इसके बाद अनेक अरब व्यापार भारत के मालाबार समुद्र तट पर आकर बस गए। इसके बाद आपसी आदान प्रदान की प्रक्रिया शुरू हुई और भारत का इस्लाम के साथ संपर्क यहीं से प्रारंभ हो गया। अब यह प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम लेखकों में से किसे संस्कृत का अच्छा ज्ञान था? यहाँ इनमें से कौन से ऐसे मुस्लिम लेखक हैं जिन्हें संस्कृत का अच्छा ज्ञान था? उत्तर है ऑप्शन ए, अल-बरूनी। अब अल-बरूनी कौन थे? प्रसिद्ध अरब यात्री अल-बरूनी महमूद गजनवी के सोमनाथ पर आक्रमण के समय भारत आया था। तो ये एक अरब यात्री थे जो भारत कब आए थे? जब महमूद गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण किए थे, उसी समय भारत आए थे अल-बरूनी। वह महमूद गजनवी का दरबारी कवि एवं इतिहासकार भी था। जिस समय भारत आए, जिनके शासनकाल में उन्हीं के यहाँ दरबारी कवि भी रहे और साथ में इतिहासकार।
इसके संस्कृत का अच्छा ज्ञान था। यहाँ रहते हुए उसने खगोल विद्या, ज्योतिष, प्राकृतिक विज्ञान, धातु शास्त्र, पुराण, चिकित्सा शास्त्र व रसायन शास्त्र आदि विषयों का विस्तृत अध्ययन किया। अब इनकी पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद, जो भारत के 11वीं सदी के चित्र प्रस्तुत करती है। इस पुस्तक का नाम है तहकीक ए हिंद। यहाँ अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू किया था? जो अलाउद्दीन खिलजी थे, मूल्य नियंत्रण नीति किनके भले के लिए, किनकी अच्छाई के लिए लागू किए थे? उत्तर होगा ऑप्शन ए, सैनिकों के लिए। इतिहासकार परमात्मा शरण के अनुसार अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण का उद्देश्य न्यूनतम वेतन द्वारा ज्यादा से ज्यादा सैनिकों को रखना था। क्वेश्चन नंबर 6 है, औरंगजेब के विरुद्ध हुए उत्तर भारत के विद्रोह का सही क्रम क्या है? उत्तर है ऑप्शन ए, जाट, बुंदेला, सतनामी, सिख। पहले जाट के साथ हुआ, फिर बुंदेला के साथ हुआ, फिर सतनामी और अंतिम में सिख के साथ इनका विद्रोह हुआ था। औरंगजेब की नीतियों के विरुद्ध हुए विद्रोह के पीछे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो राजस्व सिद्धांत, उसकी धार्मिक असहिष्णुता थी। किसानों के विद्रोह के पीछे भूमि से जुड़े विवाद, सिखों के विद्रोह के पीछे धार्मिक कारण, राजपूत के विद्रोह के पीछे उत्तराधिकारी की समस्या एवं अफगानों के विद्रोह के पीछे एक अलग अफगान राज्य के गठन की भावना काम कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में पांडारी किसे कहते थे? औरंगजेब के शासनकाल में पांडारी किन्हें कहा जाता था? यह प्रश्न पूछा गया है। और उत्तर है ऑप्शन ए, चुंगीकर। अब यहाँ अगर हम बात करें इस पे, तो औरंगजेब ने इस्लाम धर्म के महत्व को स्वीकारते हुए कुरान को अपने शासन का अधिकार बना लिया। मीन्स इस्लाम धर्म को इन्होंने स्वीकारा और कुरान को अपने यहाँ का शासन बना लिया। इसने कुछ चीज़ों का बहिष्कार भी किया, यानी कि उस पर प्रतिबंध भी लगाया। वे इस प्रकार है, पहले उसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना जो था, नौरोज का त्यौहार मनाना, भांग की खेती करना, गाना बजाना, इस पर रोक लगा दिया। और सती प्रथा पर एक महत्वपूर्ण फैसला भी लिया सन 1663 ईस्वी में कि सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया। और एक और महत्वपूर्ण फैसला किया इन्होंने, क्या? तो तीर्थ कर, मतलब हम जो तीर्थ करते हैं उस पर पुनः टैक्स लगाया, यानी कि कर लगाया गया पुनः। इनके शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। दीवाने मुस्तक राज किसने स्थापित किया था? यह प्रश्न है, दीवाने मुस्तक राज किसने स्थापित किया था इनमें से? उत्तर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अब अलाउद्दीन खिलजी वंश के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में प्रशासन के कई महत्वपूर्ण पदों की रचना की थी। इनमें से एक थे दीवाने मुस्तक राज। इसका कार्य राज्य में बकाया करों की वसूली तथा राजस्व आदि एकत्र करना था। मंत्रीगण अलाउद्दीन को सिर्फ सलाह देते थे और राज्य के दैनिक कार्य को संभालते थे। अलाउद्दीन के समय में 5 महत्वपूर्ण मंत्री थे जो प्रशासन के कार्यों में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अब अगला प्रश्न है, प्रारंभिक तुर्क या आदि तुर्क शासकों में किसे उसकी उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया? इन दोनों तुर्क में से किन्हें उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया था? उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो शासन किए थे सन 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक, तुर्क जनजाति का व्यक्ति था। ऐबक एक तुर्की व्यक्ति था। और ऐबक जो शब्द होता है एक तुर्क शब्द है जिसका अर्थ होता है चंद्रमा का देवता।
ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक का जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। इनका जन्म तुर्किस्तान में हुआ था। ऐबक को अपनी उदारता एवं दानी प्रवृत्ति के कारण लाख बख्श अर्थात लाखों का दान करने वाला कहा गया। अब इसका क्या होता है मतलब? लाखों का दान करने वाला। इतिहासकार मिन्हाज ने उसकी दानशीलता के कारण ही उसे हातिम द्वितीय की संज्ञा दी है। इतिहासकार जो थे उन्हें हातिम द्वितीय की संज्ञा दिए हैं उनकी उदारता के कारण, दानशीलता के कारण। फरिश्ता एक यात्री थे। उनके अनुसार उस समय केवल किसी दानशील व्यक्ति को ही ऐबक की उपाधि दी जाती थी। ऐबक की उपाधि किसे दी जाती थी? तो जो दानी व्यक्ति थे, दानशील व्यक्ति थे, उन्हें ही ऐबक की उपाधि दी जाती थी। उस अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान गुलाम वंश के किस सुल्तान की पुत्री थी? अब रजिया सुल्तान इनमें से किसकी पुत्री थी? और उत्तर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। प्रश्न है, कश्मीर के किस शासक ने दो आदमियों को कागज बनाने तथा जल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था? यह प्रश्न पूछा गया है, कश्मीर के कौन से शासक थे जो अपने दो आदमी को कागज बनाने और जल्दसाजी करने की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा था? उत्तर होगा ऑप्शन सी जैनुल आबादीन। जैनुल आबादीन जिनका जन्म सन 1420 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1470 ईस्वी में हुआ था, अली शाह का भाई और कश्मीर का सुल्तान था। कौन? जैनुल आबादीन। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखने व अपने अच्छे कार्यों के कारण ही उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। यानी एक अच्छे व्यक्ति थे और सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता रखते थे। अपने शासन के दौरान जैनुल आबादीन ने हिंदुओं को पूर्ण धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। उसने हिंदुओं के टूटे हुए मंदिरों का पुनः निर्माण करवाया। अपने शासन के दौरान इन्होंने हिंदुओं को धार्मिक सहिष्णुता, धार्मिक आज़ादी प्रदान की और टूटे हुए मंदिरों का पुनः निर्माण भी करवाया। गायों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए और राज्य में एक बेहतर शासन व्यवस्था लागू की। यानी कि गाय हमारी जो माता होती है उनके लिए एक बेहतर उपाय किए, सुरक्षा उनको दिए। सुल्तान ने कश्मीर की आर्थिक उन्नति पर भी ध्यान दिया। जैनुल आबादीन ने दो आदमियों को कागज बनाने तथा जल्दसाजी की कला सीखने के लिए समरकंद भेजा। उसने कश्मीर में कई कलाओं को प्रोत्साहन दिया, जैसे पत्थर तराशना, उस पर पॉलिश करना, बोतलें बनाना, स्वर्ण पत्र बनाना आदि। इनके शासनकाल में को एक स्वर्ण युग भी कह सकते हैं हम कश्मीर के लिए। अब अगला प्रश्न है, गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने किस आक्रमणकारी को हराया था? जो गुजरात के राजा थे भीमदेव द्वितीय, वे किस आक्रमणकारी को हराए? इनमें से किसे? और उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहम्मद गौरी। गुजरात के राजा भीमदेव द्वितीय ने आबू पर्वत के पास मोहम्मद गौरी को हराया था। तो कहां पे? आबू पर्वत के पास। उसका मार्गदर्शन उसकी मां कायमा देवी ने किया। किनका? मोहम्मद गौरी का मार्गदर्शन उनकी मां ने किया था। यह क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगल कालीन शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? इनमें से कौन से ऐसे यात्री थे जो मुगल काल के शहरों को शिविर नगर की संज्ञा दी? और उत्तर है ऑप्शन बी बर्नियर। 17वीं सदी में जनसंख्या का लगभग 15% भाग नगरों में रहता था, जो औसतन उस समय पश्चिमी यूरोप की नगरीय जनसंख्या के अनुपात से अधिक था। बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व को बने रहने के लिए
राजकीय शिविर पर निर्भर थे। यहाँ उल्लेखनीय है, बर्नियर एकमात्र ऐसा इतिहासकार था जिसने राजकीय कारखानों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण प्रदान किया। तो फ्रेंड्स, यह प्रश्न है, किस सिख गुरु ने औरंगजेब द्वारा दिए गए इस्लाम स्वीकार करने के आदेश को ठुकरा दिया? तो यह हम पिछले ही औरंगजेब में बात किए थे, पिछले प्रश्न में, कि औरंगजेब एक इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे, इन्हीं ने इस्लाम धर्म को आगे बढ़ाया था। तो यह प्रश्न भी वही पूछा गया है कि इस्लाम के धर्म के स्वीकारने के आदेश को किस गुरु ने ठुकरा दिया था, सिख गुरु ने? और उत्तर होगा ऑप्शन डी, गुरु तेग बहादुर। औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिमों को इस्लाम धर्म में रूपांतरण करने का आदेश दिया। औरंगजेब जो थे, कश्मीरी पंडितों और गैर मुस्लिम को इस्लाम धर्म में रूपांतरित यानी कि उनका धर्म बदलने का आदेश दिया, जिसका गुरु तेग बहादुर ने पुरजोर विरोध किया। कौन थे ये? सिखों के गुरु थे। इनके इस विरोध का बदला लेते हुए मुगल सम्राट औरंगजेब ने तेग बहादुर को सन 1675 ईस्वी में सार्वजनिक रूप से दिल्ली में सर कटवा दिया। इनका सर कटवा दिया दिल्ली में 1675 ईस्वी में। किनका? तेग बहादुर का। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था जिसने मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी? राजस्थान का पहला राज्य कौन सा था जो मुगलों के साथ सहयोग और समर्पण की नीति अपनाई थी? उत्तर होगा ऑप्शन डी, आमेर। अकबर की अजमेर यात्रा के दौरान जयपुर के पास सांगानेर के निकट आमेर के कछवाह शासक राजा भारमल ने 1562 ईस्वी में सन 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जब अकबर अजमेर की यात्रा पर निकले थे तो आमेर में कछवाह निकट, कछवाह जो जगह है वहाँ के जो शासक थे भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है, अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? यहाँ प्रश्न पूछा गया है, अमरकोट के जो राजा थे वीरसाल, उनके महल में किस मुगल बादशाह का जन्म हुआ था? और उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। अगर अकबर की हम बात करें तो अकबर भारत का महानतम मुगल शहंशाह था जिसने मुगल शक्ति का भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्सों में विस्तार किया। अकबर का जन्म अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में हुआ था। अकबर ने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिनसे गैर मुसलमानों की राजभक्ति जीती जा सकती थी। अगला प्रश्न है, महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच खातौली का युद्ध कब हुआ था? यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध लड़ा गया था खातौली का, वो कब लड़ा गया था? और उत्तर होगा ऑप्शन ए, 1518 ईस्वी में। खातौली का युद्ध हाड़ौती की सीमा पर बूंदी के निकट खातौली नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी, यानी इस युद्ध में इब्राहिम लोदी हार गए थे और विजेता टीम महाराणा सांगा की टीम हुई थी। अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? यह प्रश्न पूछा गया है कि चौसा का जो युद्ध हुआ था 25 जून 1539 ईस्वी में हुमायूं और किसके बीच में लड़ा गया था? उत्तर होगा ऑप्शन ए, शेर खां। 25 जून 1539 ईस्वी को इस स्थान पर हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुमायूं
बुरी तरह पराजित हुए थे, यानी कि हुमायूं जो है इस युद्ध में हारे और जीते थे शेर खां। हार का सामना करने के बाद उसने यानी हुमायूं ने अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए। क्वेश्चन नंबर 19, मलिक कफूर जनरल था किसके शासनकाल के दौरान? यह प्रश्न पूछा गया है, मलिक कफूर जो थे वे किसके शासनकाल के दौरान जनरल थे? और उत्तर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। अब मलिक कफूर जनरल अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ये जो थे मलिक कफूर वे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे। अब मलिक कफूर गुजरात का हिजरा था जिसे 1000 दिनार में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे खरीदा था, 1000 दिनार में। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। यह प्रश्न पूछा गया, शिवाजी के प्रशासन के काल के दौरान पेशवा किसे कहा जाता था? और उत्तर होगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। शिवाजी के दरबार में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी डायरी में दिया है? और उत्तर होगा ऑप्शन सी, बाबर। बाबर जिनका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 ईस्वी तक था, इस दौरान उन्होंने भारत के वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद चर्चा अपनी आत्मकथा बाबरनामा में की है। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे। बाबर जो थे वे ही जो थे मुगल वंश के संस्थापक थे। तो फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, निम्न यूरोपीय शक्तियों में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? यह प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सा यूरोपीय शक्ति है जिनमें से शिवाजी को तोपें मिली थी इनसे? उत्तर है ऑप्शन डी, फ्रांसीसी। शिवाजी को तोप फ्रांसीसियों ने प्रदान किया था। अब शिवाजी की अगर हम बात करें तो शिवाजी मराठा राज्य के संस्थापक थे। शिवाजी की प्रथम महत्वपूर्ण विजय सन 1656 ईस्वी में हुई थी। किनके अगेंस्ट? चंद्रराव मौर्य से। इन्होंने जवाली जीता था उस समय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? यह प्रश्न किया गया है, इन 4 ऑप्शन में किनका मिलान गलत है? और उत्तर है ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य गुजरात। वल्लभाचार्य जो थे उनका जन्म सन 1479 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में हुई थी। ये वैष्णव धर्म के महान संत थे। इनका जन्म काशी में हुआ था। आगे चलकर वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्ति धारा के पुष्टि संप्रदाय की स्थापना की। बाकी 3 सुमेलित जो है वे सही है। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ द्वय तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? यह प्रश्न पूछा गया है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन, बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? इनमें से कौन है जिनके शासनकाल में ये दोनों सुविख्यात थे? और उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में सुविख्यात संगीतकार थे। तानसेन अकबर के नवरत्नों में से एक था।
अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? उत्तर है ऑप्शन सी, अकबर। अकबर महान के काल में उसकी धार्मिक सहिष्णुतावादी नीति का ही परिणाम था कि राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था। सन 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए। 1582 ईस्वी में अकबर ने सभी धर्मों को समान अधिकार दिए और दीन-ए इलाही नामक नए धर्म की स्थापना की। अगला प्रश्न है, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? प्रश्न किया गया है, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था इनमें से? उत्तर है ऑप्शन सी, शाहजहां। शाहजहां ने लाल किले के निर्माण के साथ ही दिल्ली की सुप्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन्होंने पहले लाल किला बनवाया, फिर जामा मस्जिद को भी बनवाया। और अगर बात करें हम तो आगरा में भी एक जामा मस्जिद है जिसका निर्माण शाहजहां की ज्येष्ठ पुत्री जहांआरा बेगम ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 27, मयूर सिंहासन किस नाम के साथ संबंध है? और उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां। मयूर सिंहासन का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। यह सिंहासन बेबादल खां की देखरेख से बना था। अब इसकी लंबाई की बात करें तो 3.5 गज इसकी लंबाई है, चौड़ाई 2.5 गज और ऊंचाई अगर बात करें तो 5 गज। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस इमारत से संबंधित है? यह प्रश्न पूछा गया है, बुलंद दरवाजा जो है इनमें से कौन से इमारत से संबंधित है? और उत्तर है ऑप्शन सी, फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी किसी इमारत का नाम नहीं बल्कि एक शहर का नाम है जिसे मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थापित कराया गया था। बुलंद दरवाजा यहीं बनवाया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से किस भाषा को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? यह प्रश्न पूछा गया है, इनमें से कौन सी भाषा है जिसको दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण दिया? और उत्तर है ऑप्शन सी, फारसी। दिल्ली के सुल्तानों ने फारसी भाषा को संरक्षण प्रदान किया। दिल्ली सल्तनत काल में राजकीय प्रोत्साहन केवल मुस्लिम विद्वानों को दिया जाता था जो कि फारसी में लिखे जाते थे। यानी उस समय मुस्लिम संप्रदाय महत्वपूर्ण थे और वे फारसी का इस्तेमाल करते थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका नाम क्या था? यहाँ प्रश्न पूछा गया है, जो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी थे जो सन 712 ईस्वी में भारत आए थे, उसका नाम इनमें से क्या था? और उत्तर है ऑप्शन डी, मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत आए थे और इन्होंने सिंध पर हमला मुस्लिम आक्रमण पर किए थे। यह अरब देश का था। इस आक्रमण का कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हाँ, वीडियो को जरूर लाइक करें। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए घर पे रहे और हाँ, वीडियो देखते रहे। बाय बाय।